आरबीएससी बोर्ड के मॉडल पेपर का खंड ए यानी सेक्शन ए सोल्व करने वाले हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन में क्लियर कराने वाला हूं। बहुत ही डिटेल्ड इस होगा जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज अपन करेंगे आरबीएससी बोर्ड के सेक्शन एक के क्वेश्चनों के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न सोल्व करने हैं, जिसमें 1 से लगाकर 14 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन है, 1 से लगाकर 16 क्वेश्चन है। इनको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, निर्वात में 2 बिंदु आवेश, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निर्वात में 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलम्ब बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का एसआई पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको सबको पता है कूलम्ब का नियम। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कूलम्ब के नियम के बारे में। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है? कूलम्ब का नियम होता है कि किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं? 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2। तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है जिसे अपन कूलम्ब बल कहते हैं। ये कूलम्ब बल जो होता है दोनों बलों के आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब इनको अपन साथ में लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। तो F जब समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है, R स्क्वायर। तो ये तो होता है कूलम्ब का नियम। लेकिन इसमें कूलम्ब का नियम नहीं पूछा है, इसमें पूछ रहा है K की जो K है इस कांस्टेंट की एसआई पद्धति में मात्रक ज्ञात करना है। एसआई पद्धति में मात्रक ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया है कूलम्ब का नियम। अगर आपको कूलम्ब का नियम पता नहीं है तो पहले तो कूलम्ब का नियम पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कूलम्ब के नियम का। तो F समानुपाती K1 K2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। अब यहाँ पर K की वैल्यू की बात करें तो K यहाँ से अपन निकाले तो क्या हो जाएगा बताओ, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इधर जाएगा, FR स्क्वायर Q1 Q2। ये इसका K का यहाँ से फॉर्मूला अपन को पता चलेगा। तो अब इसका एसआई पद्धति में मात्रक चाहिए तो कुछ नहीं करना है। F का मात्रक होता है न्यूटन, R यानी दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। ये तो पता चल गया है कि इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देखोगे तो ये वाला ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर ए और बी में दिखाई दे रहा है। ए और बी में दोनों में मात्रक सेम है। वैल्यू की बात करें तो जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो K की वैल्यू ये होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन बात करें तो ऑप्शन बी यानी ब वाला ऑप्शन है वो सही आने वाला है। तो इसमें ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अपन बात की K क्या होता है। अब K के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में अपन जाने तो K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। इसके मात्रक की बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आरबीएससी बोर्ड का पिछले साल का क्वेश्चन था, 2023 में क्वेश्चन आया था। एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक होता है उसकी वैल्यू और ये बोर्ड का। तो अपन अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो इसी तरह आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे आपका मैं क्या कह रहा हूं, जिस तरह से ये मॉडल पेपर आया है एक क्वेश्चन के आसपास कितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं इसी तरह से पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन कराने वाले, जिससे आपके एक नहीं एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अभी बताया ये पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था। इसी तरह अगली बार इनमें रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे इससे कूलम्ब के नियम से ये आ गया कि अगर दूरी को दुगना कर दिया जाए तो कूलम्ब बल कितना हो जाएगा। अगर दूरी को दुगना कर रहे हैं तो तुम देखोगे दूरी का दुगना हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, यानी कूलम्ब बल जो होगा वो कितना गुना हो जाएगा, F/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं। तो अपन ने बात की फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं, कह रहा है कि
विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में सही संबंध क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव की अपन बात करें, क्षेत्र की बात करें, इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र को इससे प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। इसके मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का एक तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दोनों मात्रक होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है विद्युत क्षेत्र का असहाय मात्रक क्या है। इसके अलावा अपन बात करें, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। और विद्युत विभव की बात करें तो विभव को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। यहाँ पर तुम देखोगे तो विद्युत क्षेत्र तो एक सदिश राशि है, जबकि विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। बेसिक चीज तो यही से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विभव की मात्रक की बात करें तो इसका असहाय मात्रक होता है वोल्ट होता है। इसका असहाय मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब अपन बात करें इन दोनों में संबंध में, तो अपन ने इसके अंदर पहले अपन देखते हैं E व V में संबंध की बात करें तो E व V में संबंध की बात करें तो V बराबर होता है समाकलन माइनस E वेक्टर डॉट क्या होता है? dr वेक्टर। ये इनमें संबंध होता है। V बराबर क्या होता है? माइनस E वेक्टर डॉट dr, या dr की जगह पे बहुत बार क्या लिख सकते हैं? dx भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें क्या है? रिलेशन है, लेकिन ऐसा वाले रिलेशन इसमें पूछ नहीं रखा है। अब अपन बात करें तो इसमें स ऊर्ध्व वाले ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग हो रहे, क्योंकि स ऊर्ध्व में V बराबर तो इस तरह से आना चाहिए समाकलन के रूप में, जबकि वो अवकलन के रूप में दे रखा है ना। तो यहाँ पर स व द तो रॉन्ग हो गए। अब अपन A और B की बात करें तो इधर देखो, अपन को विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। सबको पता है समाकलन का उल्टा क्या होता है? अवकलन होता है। अगर समाकलन को हटाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा? अवकलन। ये किया dv बटेवा dr। ये समाकलन इधर आया तो अवकलन में चेंज हो गया। इधर अपन बात करें तो इधर क्या रह गया? E वेक्टर डॉट क्या रह गया? dr, जैसा कि क्वेश्चन में r दे रखा है तो dr हो गया। अब अपन बात करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अपन इसको हटाएंगे और इधर माइनस था तो माइनस को उधर भेजोगे तो E वेक्टर बराबर क्या आता है? फॉर्मूला माइनस dv बटेवा dr, और यहाँ पर दिशा के लिए इसके क्या लगा देते हैं? r कैप। तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला या E और V में संबंध उत्पन्न होता है, जो अपन देख सकते हैं ऑप्शन बी में करेक्ट है। तो इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही डिटेल्ड जानकारी मिलने वाली है। नंबर 3 कह रहा है गतिशीलता का असहाय पद्धति में मात्रक है। तो आपको जैसा कि पता होगा, हर बार बोर्ड पे राशि का असहाय मात्रक पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं असहाय मात्रक। यहाँ पर पूछा जा रहा है गतिशीलता का। अब गतिशीलता क्या होती है? सबसे पहले तो इसके बारे में, इसका ऑपरेशन किया जाएगा गतिशीलता का। तो गतिशीलता की अपन बात करें, मोबिलिटी, यानी गतिशीलता होती क्या है? जब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति करते हैं तो उनके गति करने के लिए जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो म्यू ई। जैसे अर्धचालकों में अपन बात करेंगे तो अर्धचालकों में उनकी जैसे होल होते हैं तो होलों की गतिशीलता को म्यू एच से भी लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तो म्यू बराबर होता है अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे गतिशीलता कहा जाता है। तो Vd बटेवा क्या होता है? E। Vd का मतलब क्या है? वेग, अपवहन वेग। अपवहन वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। विद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी तुम्हें बताया था, न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलम। अब ऑप्शन देख लो, न्यूटन में दे रखा है या वोल्ट में दे रखा है? तो ऑप्शन में सभी जगह पे वोल्ट दिख रहा है, तो वोल्ट प्रति क्या लिखेंगे? मीटर। अब देखो ये मीटर कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर प्रति वोल्ट, तो क्या हो जाएगा बताओ? मीटर स्क्वायर सेकंड वोल्ट। तो ऑप्शन देख लो, चेक कर लो, मीटर स्क्वायर सेकंड वोल्ट। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ब वाला ऑप्शन इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी ब वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या आएगा? ब वाला ऑप्शन। गतिशीलता का असहाय मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट वेग में संबंध की, तो I बराबर क्या होता है? NeAVD। I बराबर क्या होता है? NeAVD होता है। अब ये संबंध कैसे आया? तो इसकी भी अपन थोड़ा सा डिटेल में अपन इसका
इसका जो ये निकला है फॉर्मूला उसकी अपन बात करें तो तुम्हें पता है कि किसी चालक में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपवहन वेग से गति करते रहते हैं। इनका वेग कितना होता है, वीडी होता है। इस जैसे मान लिया इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो अपन बात करें इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो हो गया ए, और इसकी लंबाई कितनी हो गई ए। तो इस चालक तार के आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ए इंटू क्या होता है एल। यहाँ पर एन क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो मान लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। एकांक आयतन में है तो एन बटे वाई क्या लिखेंगे, वी। अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए तो एन, कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, वी। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, एन, वी की वैल्यू अभी बताई ए एल होती है, तो कैपिटल एन बराबर क्या आया, एन ए एल आ गया। सबको पता है आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से अपन को पता है आवेश की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एन ई के बराबर होती है। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एन की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए एल, और ई की वैल्यू ये हो गया तो ये हो गया क्यू। अब अपन को क्या चाहिए, धारा चाहिए। तो धारा आई बराबर क्या होता है, सबको पता है आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का असही मात्रक सबको पता होना चाहिए, क्या होता है विद्युत धारा का असही मात्रक, एम्पियर। क्यू की वैल्यू रखेंगे तो एन ए एल ई बटे वा टी, एल बटे वा टी लंबाई। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता हुआ इधर इतनी दूरी तय करेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है, टी। तो दूरी बटेवा समय, दूरी बटेवा समय सबको पता है क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी बटेवा समय क्या हो जाएगा, चाल, एन ए एल बटेवा टी को अपन क्या लिखेंगे, वी डी ई। तो आई बराबर क्या बना बताओ, इसको अपन थोड़ा सा जमा के लिखे तो एन ई ए वी डी। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। अगर किसी को ये रिलेशन या ये संबंध याद नहीं होता है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद रखने की, आई बराबर वीना याद रख सकते हो, वीना, एन ए वीना। तो ये इसमें संबंध होता है। तो मेरे हिसाब से तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी याद रखना बहुत ही सिंपल है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे डेरिवेशनों में इसका सीधा सीधा उपयोग भी लिया जाता है, इसलिए इसको तुम्हें रिमेंबर रखना है, ये याद रखना है ना। पिक से धारा और अपवहन वेग में संबंध तुम्हें याद होना चाहिए। आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल आने वाला है। न्यूमेरिकल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वृत्ताकार कुंडली की एक्स पर, ये जैसे वृत्ताकार कुंडली होती है इसकी एक्स पर किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी तो होती है एक्स। अगर इसकी त्रिज्या को अगर अपन क्या माने, ए माने, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वहाँ पर वो कितना आता है, म्यू नोट एन आई ए का स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या होता है, 3/2। तो ये किसी भी वृत्ताकार कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। अब इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही, इसको भी याद रखना है। किसी भी वृत्ताकार कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर क्या होता है, 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो चेक कीजिए। केंद्र का मतलब क्या हो गया, ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर बटे वा 2 एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बी केंद्र म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए क्यूब बचा ना, ए स्क्वायर तो स्क्वायर कट गया, ए क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला बनता है फाइनली म्यू नोट एन आई अपॉन 2a। ये तुम्हें ये भी याद रखना है कि किसी भी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट एन आई ए अपॉन 2a। तो इस तरह से आपको डिटेल्ड जानकारी पूरी मिलने वाली है। अगर इस बार केंद्र पर पूछा, अगर किसी एक्स पर पूछ लेता तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी रिवीजन को या आपकी तैयारी को एकदम परफेक्ट बनाने वाली ये मैं जो सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ एकदम परफेक्ट बनाने वाला है। आप किस तरह से क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो, उसका आंसर किस तरह से आपको क्लिक करना है, ये सारी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। अब अपन बात करें बी केंद्र पर, तो बी केंद्र का फॉर्मूला ये आया। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, तो अपन पहले बात करें तो आर तुम्हें गिवन है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अपन बात करें फेरो की संख्या, फेरो की संख्या का मतलब क्या है, एन बराबर तुम्हें दे रखा है 100। इसके बाद करें कुंडली में धारा आई की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब इसमें देखोगे सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो इसको ऐसा में चेंज करेंगे, सेंटी की जगह पे क्या लिखेंगे 10 की घात -2, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में रखो तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की घात -7। अपन बात करें एन की वैल्यू कितनी है 100 इंटू आई की बात करें 1 और ए 2a की वैल्यू है 10 इंटू 10 की घात 100 इंटू 10 की घात कितना है -2। इससे कैंसिल हुआ 2 पाई हो गया 100 और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100 नहीं था, सॉरी 10 सेंटीमीटर ही था, 10 था ये, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 10 की घात ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10 की घात, ये कितना हो जाएगा अपन के 10 की घात -3, ये ऊपर गया 2 ने 1 3, 3 में 7 में से 3 घटाया -4, इसको इससे गुणा कर लो 8 2 6, 6.28 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा वाला, इसमें भी ऑप्शन बी वाला करेक्ट आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शुद्ध प्रतिरोधी किए परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पोस्टमार्टम करेंगे शक्ति गुणांक का। शक्ति गुणांक का पोस्टमार्टम करते हैं, तो शक्ति गुणांक है क्या, पूरा डिटेल इसका देखते हैं। शक्ति गुणांक को अपन प्रदर्शित करते हैं कोस फाई, इसमें कोस फाई क्या है, शक्ति गुणांक कहलाता है। अब शक्ति गुणांक क्या होता है कि जब अपन प्रत्यावर्ती धारा में धारा प्रवाहित की जाती है, वोल्टता लगाते हैं किसी भी परिपथ में, तो उसमें धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर पाया जाता है। धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर पाया जाता है, उस कलांतर की कोज्या क्या कहलाती है, शक्ति गुणांक कहलाती है। तो धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर, कलांतर को क्या किससे डिनोट करते हैं, फाई से, उसकी कोज्या, कोज्या का मतलब कोसाइन, कोसाइन की जो वैल्यू होगी इसी को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक का मतलब क्या होता है, कोस फाई। अब अपन बात करें यानी प्रत्यावर्ती धारा में, तो अपन मुख्यतः 3 प्रकार के परिपथ पढ़ते हैं। पहला होता है शुद्ध प्रतिरोधीय, दूसरा होता है शुद्ध प्रेरकीय, तीसरा होता है शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, L, R और C, है ना। R की बात करें तो धारा व वोल्टता के अंदर जो कलांतर होता है फाई होता है, फाई की वैल्यू की बात करें तो 0 डिग्री होता है, कितना होता है 0 डिग्री। L की बात करें तो जो फाई होता है, ये फाई कितना होता है π/2 होता है। C में भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये तो हो गए कलांतर की बात, लेकिन अपन को क्या निकालना है इसमें, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक की बात करें तो शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस फाई, कोस फाई, कोस फाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अभी प्रतिरोध के लिए पूछा है, क्या पता प्रतिरोध यानी प्रेरकीय के लिए पूछ ले, संधारित्री के लिए पूछ ले, इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार भी बोर्ड में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अपन पहले प्रतिरोधीय की बात करें तो कोस फाई, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब प्रतिरोधीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना आएगा 1, जैसा कि ऑप्शन बी में अपन को दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ब वाला ऑप्शन सही आएगा। नंबर 7 की ओर चलते हैं, तो दिखाई दे रहा है उस समीकरण को देखिए, क्या दे रखा है, बंद समाकलन b वेक्टर डॉट dl, इसे परिसंचरण भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, परिसंचरण, चुंबकीय परिसंचरण, परिसंचरण। जो परिसंचरण की वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है, म्यू नोट ब्रैकेट आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बटे वा क्या है dt। ये कौन सा, ये जो समीकरण है ये कौन से नियम से आया है। पहले अपन बात करें ऑप्शन में एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम देखो, इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का पोस्टमार्टम करें तो पहला जो नियम तुम्हें दे रखा है एम्पियर का नियम। तो देखो यहाँ से तुम्हारे कितने क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं देखते हैं, है ना। पहला एम्पियर का नियम आपका क्लियर होने वाला है इसी क्वेश्चन से। एम्पियर का नियम सबको पता है, किसी भी बंद लूप में निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
उस लूप से परिबद्ध कुल धारा तथा एप्सिलॉन नोट के म्यू नोट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो होता है एम्पियर का नियम, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्पियर का नियम तो नहीं है। अपन बात करें दूसरा फैराडे के नियम की। फैराडे का नियम क्या होता है? फैराडे का नियम, फैराडे के नियम की बात करें तो किसी भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक अपन बात करें, और लेंज के नियम से इसमें क्या आता है, माइनस आता है, तो ये भी इसमें नहीं दिख रहा है। अपन बात करें एम्पियर मैक्सवेल नियम की। मैक्सवेल नियम की बात करें तो मैक्सवेल कहता है विस्थापन धारा के बारे में, तो ये इसके अंदर जो समीकरण दे रखी है ये एम्पियर और मैक्सवेल, जो मैक्सवेल से केवल ये वाला रिलेशन आता है, तो एम्पियर व मैक्सवेल का समीकरण होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? द वाला ऑप्शन सही है। कौन सा समीकरण है ये? एम्पियर मैक्सवेल का नियम है। एम्पियर प्लस क्या है, मैक्सवेल, है ना। तो एम्पियर मैक्सवेल के समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की में देखोगे तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार भी बोर्ड में आया है। बिल्कुल सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बोर्ड में आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना है तुम्हें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। फोकस दूरी तुम्हें दे रखी है उत्तल दर्पण की 14 सेंटीमीटर। तुम्हें तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तुम्हें आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण क्या होता है? पहले अपन उत्तल दर्पण की बात करें। उत्तल दर्पण के अंदर जो पॉलिश होती है वक्रीय भाग के अंदर की ओर होती है। यह दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे कौन सा दर्पण भी कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण ये प्रकाश की किरणों को मिलाता है, फैलाता है। अब तुम इसके केंद्र की बात करोगे तो इसमें वक्रता केंद्र होता है इधर, तो इधर की जो दूरियां होती है वो किस में आती है? प्लस में आती है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या की वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। ये तो फिक्स हो गया, वक्रता त्रिज्या किस में आएगी? प्लस में आने वाली है ना। अब अपन बात करें इसमें तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी, तो तुम्हें पता होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। दुगनी होती है तो रख दो 2 × 14, तो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। और प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में ही आने वाला है, तो इसका मतलब इसमें फोकस दूरी किस में आएगी? धनात्मक आएगी। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है? स वाला ऑप्शन सही आ रहा है, तो स वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वक्रता त्रिज्या वाला, है ना। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 9 के YouTube पे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो बनाते हैं उसमें इसी ही क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास को एक लिक्विड के अंदर डालते हैं। स्टार्टिंग में जब वो पूरी पार्शली यानी आंशिक रूप से डूबी हुई थी तो अपन को ग्लास दिखाई देती है, लेकिन जब उसके अंदर और लिक्विड डाला जाता है तो ग्लास क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो ऐसा जादूगर खेल में भी बताता है, तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्टिव क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ये पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या रख रखी है? एक ग्लास या एक और छोटा सा पात्र रख रखा है। इसके अंदर क्या भर रहे हैं? कोई लिक्विड डाला है। ये लिक्विड डाल दिया। स्टार्टिंग में अपन को क्या दिखेगा कि जब इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है ना, तो जब अपन लिक्विड डालते हैं और कांच, ये किसकी बनी हुई है? कांच की बनी हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये कांच की बनी हुई है। इसके अंदर जो लिक्विड डाला जाता है जैसे पानी का जैसा दिखाई देता है, अपन को ऐसा लग रहा है कि पानी डाल रहे हैं। या जब इसमें अपन ये डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपन को जैसे जैसे ये डालेंगे तो ये ग्लास क्या होती जाएगी? गायब होती जाएगी। जब पूरा ही इसको अपन लिक्विड से भर देंगे तो ये ग्लास दिखाई देना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता होगा कि कोई भी जो वस्तु अपन को दिखाई दे रही है तो वो किस घटना के कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही वो वस्तु अपन को दिखाई देती है। लेकिन जब इस जो लिक्विड अपन ने डाला या जो द्रव डाला, उस द्रव का अपवर्तनांक इस कांच के अपवर्तनांक के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो अपवर्तन की घटना क्या हो जाएगी? वहां पर नहीं हो पाएगी। अपवर्तन की घटना नहीं होगी तो वो अपन को दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में द्रव का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए? 1.47 होना चाहिए, कांच के बराबर ही होना चाहिए। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा? ब वाला ऑप्शन सही आएगा। तो
किस तरह से आपको देखा होगा कि ये एक कंसेप्ट 10 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई बराबर क्या दे रखा है, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। आई बराबर दे रखा है आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा नियम है, इस नियम को बोलते हैं मेलस का नियम। क्या बोलते हैं, मेलस का नियम, मेलस का नियम है ना। ये क्या होता है, ध्रुवण में घटना में काम में आता है। जैसे एक पोलराइड शीट है, ये इसके ऊपर एक और पोलराइड शीट रखते हैं, ये फर्स्ट पोलराइड शीट, ये सेकंड पोलराइड शीट। यदि फर्स्ट पोलराइड शीट के सापेक्ष सेकंड पोलराइड शीट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसको अगर अपन घुमाते हैं, जैसे मान लिया इसकी एक्स ये है, इसकी एक्स भी ये है, अगर इन दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है, तो इसमें अपन देखेंगे कि जो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें जो आपतित प्रकाश होगा यानी जो निर्गत प्रकाश होगा, उस निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। लेकिन जब इसको 90 डिग्री पर अपन रख देते हैं तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो सबसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इसे मेलस का नियम कहते हैं। तो ये क्या करता है, ध्रुवण की घटना में काम में आता है। ध्रुवण में ये कितने प्रकाश की को ध्रुवित कर पाता है, उसके लिए इसको निकाला जाता है। ये आई होता है निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आई नोट होता है प्रथम पोलराइड P1 से जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता होती है आई नोट। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता है, इन दोनों पोलराइड शीटों के एक्सों के बीच में बनने वाला कोण, है ना। तो ये चीज, ये क्या है, पूरा मेलस का नियम है। तो इसके अंदर सिंपल सा नियम है मेलस का नियम। तो से वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे थे 10th की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही आएगा, से वाला ऑप्शन सही आएगा, मेलस का नियम होगा। अपन बात करें स्नेल के नियम की, इसका भी पोस्टमार्टम करें तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात किसी नियतांक के बराबर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, 1:1, है ना। तो ये होता है स्नेल का नियम। बूस्टर का नियम और रेल जीन का नियम इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, वरना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम थे, है ना। अब अपन बात करें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रकाश का आइंस्टीन भाई साहब ने क्या बताया। तो अपन बात करें, ये जैसे मान लिया कोई एक धातु है ना, इस धातु के ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश आपतित किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब यही होता है कि किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो इस प्रकाश में क्या पाए जाते हैं, फोटोन होते हैं। इन फोटोनों में क्या होती है, ऊर्जा होती है। फोटोन क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। इन छोटे छोटे बंडलों की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। जब इस h न्यू ऊर्जा के फोटोन को कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या करता है, सतह तक जाने की कोशिश करता है। तो सतह तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की इसको आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई नोट से। जब इतनी ऊर्जा इसने खर्च कर दी तो जो शेष ऊर्जा है उससे ये क्या करेगा, बाहर जाके गति करेगा, यानी सतह से निकल जाता है। सतह से निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये भी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किससे कहते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन तुम बता सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह से बाहर निकलने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऐसे तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, गति करेगा। तो जितने वेग से गति करता है यानी जितनी ऊर्जा से ये गति करता है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा को अपन क्या लिखेंगे, kmax। तो इसका मतलब कितनी ऊर्जा इसको मिली थी, इलेक्ट्रॉन को मिली थी h न्यू ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जितनी ऊर्जा दी जाती है उतनी ऊर्जा ये खर्च करेगा। h न्यू ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में प्लस कार्यफलन में। गतिज ऊर्जा का सबको पता फॉर्मूला 12mv²। वेग की बात करें तो Vmax प्लस क्या हो जाएगा, फाई नोट। तो ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकंड ऑप्शन को भी देखिए तो उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क है, तो पूरा तुम्हें कंफर्म याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, समझते हुए, है ना। तो ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो मैं जैसे आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अपन 12th की बात करें तो सीजीएम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएम का कार्यफलन
13 पॉइंट क्या दे रखा है, 24 दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी क्या याद करनी है, दहली आवृत्ति ज्ञात करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएम का कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन को अभी बताया मैंने किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई नोट से। इसकी वैल्यू दे रखी है 13.24, न्यूमेरिकल है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर भी, जितने भी जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों के फॉर्मूले, मात्रक और विमाओं की तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखनी होगी, है ना। तो ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मात्रक है। सीजीएम की दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। दहली आवृत्ति को न्यू नोट से प्रदर्शित किया जाता है। न्यू नोट क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर या धातु पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं। दहली आवृत्ति को न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू नोट ज्ञात करना है तो फाई नोट का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। तो न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, फाई नोट बटेवा क्या हो जाएगा एच। एच सबको पता होगा प्लांक स्थिरांक होता है। एच होता है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है वो भी अभी बताते हैं, 13.24। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने का सिंपल सा तरीका, ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 रखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में चेंज हो जाएगा, जूल में चेंज हो गया। अब अपन बात करें एच की, तो एच होता है प्लांक स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 के आसपास होती है, या 6.3 के लिख सकते हैं अपन, या सीधा ही तुम लिख लो 6.3 × 10⁻³ कितना होता है, -34। इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड। क्या होता है, जूल सेकंड। तो ये हो गया न्यू। इसको ये कैंसिल कितनी बार हो रहा है, 2 बार कैंसिल हो रहा है। ये ऊपर जाएगा, 2 को इससे गुणा करोगे, 16 दूनी 32, 3.2। अब इसको ऊपर भेजा तो कितना हो जाएगा बताओ, 34 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻19 प्लस का क्या हो जाएगा 34। सेकेंड इनवर्स यानी हर्ट्ज इसका मात्रक होगा 3। सर फाइनली कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻15 हर्ट्ज हो इसका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर द में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है द ऑप्शन। आया समझ में, इस तरह से इसको सोल्व करना है, इस तरह से दहली आवृत्ति की वैल्यू निकालनी है। यही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ था। पिछली बार आईआईटी के पेपर में क्वेश्चन आया था सीजीएम की दहली आवृत्ति ज्ञात करने का। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में त्रिज्या समानुपाती होती है। nवीं कक्षा में त्रिज्या समानुपाती होती है तो Rn त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला अपन को पता है, कैसे निकालते हैं अपन, बोर के मॉडल से अपन निकालते हैं। नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या हो गई Rn। तो R की वैल्यू अपन को सीधा याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। Rn की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 × R² बटेवा क्या होता है Z, सॉरी n² बटेवा क्या होता है Z। और ये किस में आती है, एंगस्ट्रॉन में आती है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें वैसे भी याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। पहली कक्षा की त्रिज्या निकालिए, दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालिए, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो तुम सीधा सीधा देख रहे हो कि nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है n² के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें अपन को समानुपाती में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को AMU बोला जाता है, जिसे आजकल एकीकृत द्रव्यमान बोलते हैं, एक U बोला जाता है ना। आजकल इसको क्या बोला जाता है, एक U बोला जाता है, एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास, है ना। एक U में समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो E बराबर mc² अपन लगा सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अपन को लिखनी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। एक U के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति c² में। c² की वैल्यू रखे तो ये है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा होती है एक द्रव्यमान मात्रक की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, स वाला ऑप्शन सही आएगा। तो एक रहे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
निम्नतम अवस्था में इसकी ऊर्जा तुम्हें दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैं एक इसका मेथड बताता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कुल ऊर्जा तुम्हें दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है, या ईपी या ईयू स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा तुम्हें ज्ञात करनी हो तो इनमें संबंध होता है। तुम्हें पता होगा कि जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा वो किसके बराबर आती है, कुल ऊर्जा के बराबर आती है, लेकिन ये ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जबकि अपन स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा की दुगनी होती है। जो कुल ऊर्जा आती है उसकी क्या होती है, दुगनी होती है। तो अपन को क्या चाहिए बताओ, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो कुल ऊर्जा की क्या हो जाएगी, यहाँ पर दुगनी हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा की दुगनी है तो दुगनी देख लीजिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपन डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का डबल 26, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में आएगा बताओ, ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू रख दो, 2 × -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना आ रहा है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, डी वाला ऑप्शन यानी द वाला ऑप्शन सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपन बात करें निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। बहुत ही सिंपल। और अपन बात करें तो उसके ऑप्शन से ही अपन क्या देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसना कोई हार्ड नहीं है, ऑप्शन को भी पढ़ा करो। बहुत बार क्या होता है कि अपन देखते हैं कि ये आ नहीं रहा है, लेकिन उसके ऑप्शन को क्रॉस चेक किया करो कि किस तरह से ये ऑप्शन से भी सोल्व हो सकता है। तो पहले अपन बात करें, वैसे तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है ना, यानी निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो अपन पहले बात करें CDAS, कैडमियम सल्फर की, है ना, CDS। तो ये वैसे इसमें कार्बन है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो कार्बनिक अर्धचालक नहीं है, ये अकार्बनिक अर्धचालक है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है ना। दूसरे की बात करें तो एंथ्रासिन, एंथ्रासिन में सबको पता है कार्बन पाया जाता है, तो ये कार्बनिक क्या होगा, अर्धचालक होगा। गैलियम आर्सेनिक की बात करें तो गैलियम आर्सेनिक भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन की बात करें तो कार्बन में तो कार्बन है, लेकिन कार्बन सबको पता है कि कार्बन अर्धचालक नहीं होता है। कार्बन तो क्या होता है, अधातु होती है, यानी कुचालक होता है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा वाला सही